नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। अब बच्चे आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कमेंट करके कि मैडम मुझे RDA बता दीजिए, RDA में एनर्जी लेवल समझ में नहीं आता है, RDA बहुत कठिन लगता है, RDA में क्या चेंजेज आए हैं ये मुझे समझा दीजिए। तो बच्चे, मैंने आपकी बात को मान करके RDA 2020 में क्या चेंजेज आए हैं इस पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा RDA 89 का था और इसे 2010 का था, उसमें उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दी थी। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, फिर भी मैं आज आपको नई वीडियो बना करके आपके समक्ष एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगी। भले ही वो वीडियो मुझे 4 या 5 या सीरीज मुझे RDA 2021 का बनाना पड़े। समझ गए? तो अब आप ये देखो, RDA 2020 में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। मेरे बच्चों, जो हमारा RDA 2010 में बना था और उसमें जो बॉडी वेट और हाइट लिया गया तो वो कितना था हमारा 60 kg और 50 kg। 60 kg फॉर मेल एंड 50 kg फॉर फीमेल रखा गया था। और जो हमारा एनर्जी लेवल था, उस एनर्जी लेवल में जो कैलोरी मांग थी 2020 की तुलना में उस समय ज़्यादा थी, जिसका परिणाम ये निकला कि हमारे भारत में जो हम लोग थे उस 2 वर्ग में डिवाइड हो गए। एक वर्ग था ओवर न्यूट्रिशन और दूसरा वर्ग था अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन के कारण ही लोग बीमार हुए और अंडर न्यूट्रिशन के कारण भी बीमार हुए। तो ओवर न्यूट्रिशन के कारण हार्ट डिजीज है ना, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और कई सारे ऐसी बीमारियां ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन के कारण हुए। मान लो कोई व्यक्ति धनाढ्य है, पैसा वाला है, तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा मात्रा में फैट सोल्यूबल विटामिन्स को, खनिज लवणों को या प्रोटीन को या फैट्स को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया। इसका नतीजा क्या हुआ कि वो हार्ट डिजीज से परेशान हो गए, लीवर डिजीज से परेशान हो गए, किडनी डिजीज से परेशान हो गए, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हो गए। और वहीं पर भारत की बहुत सारी जनता ऐसी थी जिनको भोजन भरपेट खाने को नहीं मिला, तो अंडर न्यूट्रिशन से परेशान हो गए, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण परेशान हो गए, विटामिन D डेफिशिएंसी के कारण परेशान हो गए, विटामिन E डेफिशिएंसी के कारण परेशान हो गए, विटामिन A के कारण होने वाले रोग से परेशान हो गए। तो हम ये देखते हैं कि हमारा दोनों तबका, भारत का दोनों तबका परेशान हुआ। तो फिर हुआ कि RDA 2020 में परिवर्तन किया जाए। तो इस परिवर्तन में सोडियम में परिवर्तन किया गया, पोटेशियम में परिवर्तन किया गया, प्रोटीन में परिवर्तन किया गया, कैलोरी में परिवर्तन किया, कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड किया गया कि जो धनाढ्य लोग थे वो कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम ही नहीं करते थे। सोचे कि उनका ड्राई फ्रूट से पेट भर जाता था, दूसरे चीज़ लेते थे खाने में, शौकिया तौर पर भोजन को करते थे। तब RDA 2020 में यह इंक्लूड किया गया कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए और साथ ही यह भी इंक्लूड किया गया कि सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। सोडियम की मात्रा अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हम लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं। तो चलिए, हम बिना समय गंवाए हुए RDA 2020 पर पहुंचते हैं। तो ये देखते हैं कि 1989 में जो वेट था इंडियन का, वेल टू डू इंडियन, जो अच्छे खाते पीते परिवार थे, उनका डेटा यहाँ इंक्लूड किया गया। खाते पीते परिवार के बच्चों का, उनका किशोरों का और एडल्ट्स का, और उनके आधार पर RDA 2020 से पहले 89 में जो RDA बना था, उस समय देखा गया था कि जो हाइट है वह हाइट 60 किलोग्राम था और वेट
हाइट इसका रखा 60 किलोग्राम फॉर मेल, पुरुष के लिए 60 किलोग्राम और महिला के लिए 50 किलोग्राम। और ये कौन सी महिला थी? जो वेल टू डू थी, जो खाते पीते परिवार की थी। लेकिन ये पूरे भारत की पॉपुलेशन को इंडिकेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ ही लोग हैं भारत में जो कि धनाढ्य थे, पैसे वाले थे, खाते पीते परिवार के थे। तो क्या हुआ कि जरूरत पड़ गई 2010 में भी। मैंने पहले भी बताया कि 2010 में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखोगे 89 का आरडीए और 2010 का आरडीए तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कब किया गया? आरडीए 2020 में जब हुआ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज जिसको हम बोलते हैं, और इसी वक्त EAR 2020, ये क्या है? पहले भी बताए थे, एस्टिमेटेड एवरेज रिकमेंडेशंस। ये दोनों कैसी है? दोनों को मिला करके हम अपन कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को आरडीए में कितना एनर्जी चाहिए। आरडीए नहीं कैलकुलेट कर रहा है, बल्कि एवरेज है ना, रिकमेंडेड अलाउंसेज, एस्टिमेटेड, अनुमानित कि कितना मिलना चाहिए। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है उसमें जो देखोगे तो गरीब तबका भी यहाँ पर खूब है। लेकिन जब हम संतुलित भोजन की बात करते हैं तो हमें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप ये देखो, इसके लिए 2010 में NNMB, पहले भी मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, इन्होंने भारत के 10 स्टेट में, इंडिया के 10 स्टेट में, रूरल इंडिया के जो ग्रामीण भारत है उसके 10 स्टेट के अनुसार जो उनके आंकड़े हुए, जो डेटा हुआ, उसके आधार पर खास करके उन लोगों को जो वेल नरिश्ड थे, अच्छा खाते पीते परिवार थे, उनके अनुसार आरडीए तैयार किया गया कि कितना कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, विटामिन में भी B1 कितना चाहिए, B2 कितना चाहिए, विटामिन डी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, विटामिन सी की कितनी मात्रा होना चाहिए, और पोटेशियम और सोडियम भी कितना होना चाहिए। उस समय तक अपर टॉलरेंस जो यूनिट है ना, अपर टॉलरेंस लिमिट, टूल, बाद में बताऊंगी, टूल अपर टॉलरेंस लिमिट कितना होना चाहिए वो उस समय तक नहीं निर्धारित किया गया था। लेकिन 2020 में जो आरडीए बना उसमें अपर टॉलरेंस लिमिट को भी ध्यान में रखा गया कि कितनी हम पोटेशियम लेंगे, कितना हम कैल्शियम लेंगे, कितना हम कौन सी न्यूट्रिएंट्स लेंगे, कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में लेंगे, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे, जिससे कि हम स्वस्थ रह के हेल्दी रह सकें। तो क्या हुआ, अब जो 2020 में आरडीए बना, ध्यान देना, आप सुनना ध्यान से, फिर कहोगे मैडम समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। तो मैं ध्यान से पूर्वक आप सुनो, मैं बता रही हूँ। NNMB 2015-16 नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, पहले बताए थे। NFHS4 2015-16 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। WHO आप सब जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2006 और 7, और AIAP इंडियन एकेडमिक्स ऑफ पेडियाट्रिक्स, IAP इंडियन एकेडमिक्स ऑफ पेडियाट्रिक्स 2015, ये इनकी कमेटी बनाई गई, और इन कमेटियों के सुझाव के आधार पर आरडीए 2020 तैयार किया गया। इन कमेटियों को जो तैयार किया गया उसमें ये इन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया कि भारतीयों का भोजन इस तरह से होना चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि जो ओवर न्यूट्रिशन हम ले लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में हम डाइट ले लेते हैं, चाहे हम फैट ले लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं या दूसरे विटामिन ले लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो न्यूट्रिशन, विटामिन, खनिज लवण या हमारा कार्बोज या फैट, भोजन जहाँ हमारे शरीर के निर्माण के लिए नितांत आवश्यक है, वहीं कुछ न्यूट्रिएंट्स की यदि अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो वो बॉडी में जा कर के टॉक्सिन पैदा करता है, पॉइजनस हो जाता है और हमारे बॉडी पर उल्टा प्रभाव डालता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है। इसीलिए 2020 में नए आरडीए
तैयार हुआ और इसके साथ ही ईयर EAR 2020 बन करके तैयार हुआ और इन दोनों को मिला करके बैलेंस डाइट को हम बनाते हैं। तो आप ये देखो, अब एनर्जी लेवल पर हम चलते हैं कि एनर्जी लेवल पहले की जो कमेटी थी, है ना, पहले की कमेटी ने जिस प्रकार से एनर्जी रिक्वायरमेंट को डिराइव किया था, निकाला था, उसी में डबली लेवल्ड वाटर और हार्ट रेट मॉनिटरिंग इनको जोड़ दिया गया। और फिर पहले वाली जो कमेटी थी 2010 वाली कमेटी, तो उसने रिडक्शन किया था BAMR में 5% का। BAMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, कई बच्चे बोलते हैं मैडम BAMR हमें समझ में नहीं आता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट समझ में नहीं आता, मुझे एक वीडियो बना दीजिएगा। टाइम मिलेगा बेटा जरूर बना दूंगी। आधारीय चयापचय दर प्लस लिया हायर पाल वैल्यूज को, हायर पाल वैल्यूज पाल क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी लेवल, किस व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितनी है उसको ध्यान में रख करके तैयार किया गया था। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट निकाला गया कि सेडेंट्री वर्कर को कितना चाहिए, मॉडरेट वर्कर को एनर्जी कितना चाहिए, हेवी वर्कर को कितना एनर्जी चाहिए। तो अर्लियर कमेटी ने क्या किया था, BAMR में 5% का रिडक्शन किया और हायर पाल वैल्यूज को लिया और उसके अनुसार निकाला। और अब जो प्रेजेंट कमेटी है, वर्तमान जो कमेटियां गठित की गई हैं, जिसमें NNMB, NFHS और WHO और IAP, इन चारों ने मिलकर के अब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट बताया है, उसमें क्या कहा कि BAMR में रिडक्शन 10% होना चाहिए मेल के लिए और 9% फीमेल के लिए, घटा दिया। पहले 5% घटा, अब कितना है 10% मेल के लिए और 9% फीमेल के लिए घटा दिया गया। ठीक है। और जो लोग एबव 60 ईयर्स एज थे, जिनकी उम्र 60 प्लस थी, उनको कहा ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अब उनका डेवलपमेंट तो होना नहीं है, बॉडी डिटेरियोरेशन की ओर जा रही है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, उनको दूसरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल्स की पड़ेगी, विटामिन्स की पड़ेगी, जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रहे। समझ गए बात को? अब ये देखो, वर्तमान में जो हाइट था और वेट था, तो वेट में पहले था 60 kg रखा गया था 2010 में, जो अब बढ़ा करके 65 kg किया गया मेल के लिए, ये मैंने पहले भी बताया था, और फीमेल के लिए 55 kg। समझ गए? फीमेल के लिए 55 kg, मेल के लिए 65 kg, 5 kg का बढ़ोतरी किया गया। क्यों किया गया? कि पहले की तुलना में भारत में अब लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं, आर्थिक रूप से उन्नत हुए हैं। तो जब उन्नत हुए हैं तो अच्छा भोजन करते हैं, तो उनका वेट भी बढ़ा है, उनकी हाइट भी बढ़ी है, तो ये उनका रखा गया। समझ गए बात को? मैं समझती हूँ कि अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और BMI रेंज है ना, बेसल बॉडी मास इंडेक्स, BMI रेंज 18.5 से 22.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसमें रखा गया। वेट रखा गया मेल के लिए 65 किलोग्राम, फीमेल के लिए 55 किलोग्राम, और बॉडी रेंज, बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 22.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और एज जो पहले थी 2010 में, वो जो एज का रेंज था वो 20 से 39 ईयर्स का था, इस बीच के बच्चों को लेते थे। लेकिन अब 2020 तक आते आते लोगों ने अनुभव किया कि एक व्यक्ति 19 साल की अवस्था को प्राप्त करते करते पूर्ण हाइट को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण वजन को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अब उसकी एनर्जी लेवल एडल्ट की तरह ही होनी चाहिए। समझ गए बात को? तो पहले था 20 से 39, वर्तमान में 1 साल घटा करके कर दिया 19 से 39। अब ये देखो, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती माता के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए, इन पर आपको ध्यान देना होगा। क्या कहा कि जो पाल वैल्यू है वर्तमान में, पाल वैल्यू फिजिकल एक्टिविटी लेवल, फिजिकल मतलब शारीरिक
सक्रियता स्तर कि कौन व्यक्ति कितना शारीरिक रूप से कार्य करता है। कुछ मॉडरेट वर्कर होते हैं जो दोनों ही तरह के काम करते हैं, थोड़ा हल्का काम कर लेते हैं, थोड़ा सा भारी काम कर लेते हैं। सीडेंट्री वर्कर होते हैं जो बिल्कुल हल्का फुल्का काम करते हैं, और जो हेवी वर्कर होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों को उठाते हैं, मजदूर वर्ग के होते हैं, वो काम करते हैं। तो तीनों वर्कर आपको समझ में आ गया, सीडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हेवी वर्कर। हुआ क्या, जितनी एनर्जी चाहिए थी सीडेंट्री वर्कर को और जितनी एनर्जी चाहिए थी मॉडरेट वर्कर को, 2010 में जो बना था हमारा RDA 2020, इसमें जितनी एनर्जी कहा गया, अगर उसी तरह से रोज एनर्जी लेवल और रोज उतना ही प्रोटीन लेवल उतना ही कंज्यूम किया जाए, उतना ही खाया जाए, तो उसका परिणाम क्या हुआ, मैंने बार बार बताया है कि ओवर न्यूट्रिशन उसका इम्पैक्ट पड़ा। लोग, धनाढ़ वर्ग के लोग हार्ट डिजीज से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, किडनी डिजीज से और लिवर डिजीज से परेशान हुए। और वहीं जो बता रही हूँ मैं आपको, निचले तबके के लोग थे वो अंडर न्यूट्रिशन के कारण परेशान हुए। तो अब दोनों का बैलेंस करना है और इसीलिए RDA 2020 बना, जिसमें इस बात को ख्याल रखा गया कि एनर्जी लेवल पाल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोग उतना काम नहीं करते हैं जितना की जरूरत होती है। जब मॉडरेट वर्कर काम करते हैं, जब बीच बीच का काम करते हैं, तो उनको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए एनर्जी लेवल को कम कर दिया गया। समझ गए पहले बात, जितना मॉडरेट वर्कर को चाहिए, जितना सीडेंट्री वर्कर को चाहिए, जितना आपके हेवी वर्कर को चाहिए, उसकी तुलना में जितना रोज की कैलोरी चाहिए उससे उनको कम किया गया। पहले की तुलना में, 2010 की तुलना में 2020 में जो आया एनर्जी वैल्यू कम किया गया है, याद हो गया। और उसके बाद जो लेडीज थी, कौन लेडीज, प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर, उनके चूंकि आंकड़े नहीं थे, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, जो डाटा इकट्ठा किया गया, उसमें मेल फीमेल एडल्ट्स को तो लिया गया, लेकिन पर्याप्त एडिक्वेट मात्रा में उनको आंकड़े प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर को नहीं मिला। इसीलिए जो पहले था RDA 10 में, 2010 में जो RDA में कंक्लूड किया गया था कि प्रेग्नेंट मदर को कितनी ऊर्जा चाहिए और लैक्टेटिंग मदर को कितना चाहिए, मतलब गर्भवती माता को कितना ऊर्जा चाहिए और धात्री माता को कितना ऊर्जा चाहिए, उतना ही ऊर्जा इसको जोड़ दिया गया, उसमें कोई अंतर नहीं किया गया। और देखो बच्चों के भी जो आपकी एनर्जी वैल्यू थी, उसमें भी बहुत डिफरेंस नहीं रखा गया, माइन्यूट डिफरेंस करके या माइनर डिफरेंस करके उनकी एनर्जी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया। क्यों, अब ये देखा गया कि जो बच्चे 6 वर्ष तक के हैं, अप टू एज ऑफ 60 ईयर्स, उनको 1 to 2 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे जरूरत पड़ती है। इसके बाद जैसे जैसे बालक बढ़ता है, तो पहली वाली कमेटी ने जो रिकमेंड किया था एनर्जी कि उनको इतना एनर्जी चाहिए, उसी में थोड़ी बहुत, मैंने कहा ना, माइन्यूट डिफरेंस करके, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको पहले जैसी ही, जिस कमेटी ने जैसे किया था वैसे ही इनके एनर्जी वैल्यू को रख दिया गया। क्यों रखा गया, क्योंकि बच्चे जो है वर्तमान में देखा गया है, एविडेंस ने ये बताया है, एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, कि बच्चे हार्ड वर्कर नहीं करते हैं, बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर कंप्यूटर में लगे रहते हैं, इंडोर वर्क गेम ज़्यादा खेलते हैं, आउटडोर वर्क कम खेलते हैं। तो उनको इतनी मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी वो करते हैं, तो इसलिए उनको, अगर आप ज़्यादा मात्रा में उनको कैलोरी दोगे, ज़्यादा मात्रा में उनको एनर्जी दोगे, तो बच्चे में असमय या कुसमय उनमें मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। क्योंकि भारत में वर्तमान में बच्चे ही तो हमारे कल के भविष्य हैं, और उस भविष्य को हम मोटा अगर बना देंगे, ज़्यादा ओबेज बना देंगे, तो क्या होगा, परिणाम आप सब समझते हो। इसीलिए उनको एनर्जी लेवल को भी उसमें थोड़ा डिफरेंसेस किया गया, उनके मॉडरेट एनर्जी लेवल को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद ये देखा कि जो उनकी हाइट है, स्टैंडर्ड हाइट है, वो WHO ने जो स्टैंडर्ड चार्ट रखा था हाइट और वेट का, उसी चार्ट को ध्यान में रखते हुए आपके एनर्जी लेवल को तैयार किया गया। तो मैं समझती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2010 में क्या एनर्जी वैल्यू थी और 2020 में क्या एनर्जी वैल्यू में डिफरेंसेस किया गया, मेल में कितना हुआ, फीमेल में कितना हुआ, ओल्ड पर्सन में कितना हुआ और बच्चों में कितना हुआ, ये चार्ट मैं एक बार
बता दूंगी। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ईयर 2020 RDA 2020 में क्या चेंजेज हुआ। मेन चेंजेज हुआ बॉडी वेट में, दूसरा चेंजेज हुआ BMI में, तीसरा चेंजेज हुआ आपका किस में, एज में। एज को 1 साल कम कर दिया गया। और चेंजेस क्या हुआ, बालकों में अप टू एज 1 to 2 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। अब पहले जैसे जो बालकों का था वही रखा गया, इसमें कोई डिफरेंसेज नहीं किया गया। फिर नया RDA 2020 में ये किया गया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट को भी इंक्लूड किया गया। पहली बार डाइटरी रफेज को भी इंक्लूड किया गया। डाइटरी रफेज मतलब भोजन में रेशा भी होना चाहिए। अगर रेशा नहीं रहता है तो जो हमारा बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो कहीं न कहीं बाधित होती है। इसलिए हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर भी होना चाहिए। यह चीज़ नई चीज़ इन्होंने इंक्लूड किया। और क्या इंक्लूड किया कि सोडियम की मात्रा घटा देनी चाहिए। अगर सोडियम की मात्रा आप बढ़ा देते हो, आवश्यकता से अधिक कर देते हो, तो आज जो देख रहे हो कि भारत में इतने लोग हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र्ड हो रहे हैं, हार्ट डिजीज से सफ़र्ड हो रहे हैं, अगर हम सोडियम लेवल को घटा देते हैं तो ये बीमारी पर भी हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। हम समझते हैं आपको RDA 2020 का जो पहला वैल्यू था, जो कार्बोहाइड्रेट वाली बात थी, वो समझ में आ गई होगी कि हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पहले भी बताया था कि अर्लियर कमिटी ने BMR में 5% का डिडक्शन किया था, प्लस हायर पाल वैल्यू को ध्यान में रखा था। प्रेजेंट कमेटी ने BMR में रिडक्शन कर दिया है 10% तक मेल में और 9% तक फीमेल में। प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर के लिए पहले जैसे ही रखा गया है। बच्चों को भी जो उसके बाद वाले बच्चे उसमें भी माइनर डिफरेंसेस करके एज सच रखा गया है। और 0 से 3 साल के जो बच्चे थे उनके जो स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट था वो WHO ने जो डिसाइड किया था वही रखा गया है। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू, नमस्कार।